नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। वैश्विक स्पर्धा में बने रहने की चुनौती स्वीकारें। दैनिक भास्कर। क्या बांग्लादेश से हमारे रिश्ते अब टूटने की कगार पर हैं? पलकी शर्मा। साइबर सेंध जनसत्ता। वैश्विक ऊर्जा में भारत के लक्ष्य कुमार सिद्धार्थ। क्या वाकई अच्छे हैं? 3 बच्चे राष्ट्रीय सहारा। न्यायिक चुनौतियों का लगता अंबार। हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। वैश्विक स्पर्धा में बने रहने की चुनौती स्वीकारें। दैनिक भास्कर। नीति आयोग के सीईओ ने कहा है कि ट्रंप के आने के बाद भारत ग्लोबल व्यापार में फर्स्ट स्लिप पर खड़ा है और उसे चुनाव करना है कि कैच ले या छोड़े। उन्होंने कहा कि चाइना प्लस वन की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नीति का भारत जो सीमित लाभ ही मिल सका, क्योंकि वियतनाम, थाईलैंड को कंबोडिया, मलेशिया सस्ते श्रम, सरल कानून, कम टैक्स दरों व सक्रिय प्रणाली के कारण लाभ ले रहे हैं। उधर चिप बनाने वाले यंत्र, सॉफ्टवेयर, ऊंचे बैंडविड्थ की मेमोरी चिप के निर्यात पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध से नाराज चीन से अगले ही दिन अपने यहाँ के गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी और कई अन्य अति महत्वपूर्ण मटेरियल भेजना रोक दिया है। वैश्विक व्यापार में अमेरिका का योगदान 70% है और भारत की हिस्सेदारी मात्र 1% है। इसे बढ़ाना देश के विकास के लिए एकमात्र शर्त है। नई परिस्थितियों में भारत के स्टील उत्पादक सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि घरेलू स्टील उद्योग की रक्षा के लिए विदेशी स्टील पर कर लगाकर उसका आयात हतोत्साहित करें। लेकिन स्टील खपत करने वाली 8 लाख एमएसएमई संस्थाओं की नाराजगी यह है कि उन्हें सत्ता विदेशी इस्पात मिलना बंद हो जाने से लाखों उद्योग बंद हो जाएंगे। मतलब वैश्विक स्पर्धा में आने के लिए अपने उत्पाद सस्ते बनाने होंगे। क्या बांग्लादेश से हमारे रिश्ते अब टूटने की कगार पर हैं? पलकी शर्मा, मैनेजिंग एडिटर। अब बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ तो इसे भारत के लिए झटका बताया गया था, लेकिन अब उसके 4 महीने बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध टूटने की कगार पर हैं। राजनयिक मिशनों को निशाना बनाया जा रहा है, राजनयिक को तलब किया जा रहा है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जा रहा है, हिंदू उपासकों पर कार्रवाई की जा रही है और भारत से व्यापार में रोक टोक या उसके बहिष्कार की बात की जा रही है। यह सब कैसे हुआ? इसका उत्तर है मोहम्मद यूनुस की उनकी राजनीति। वे चुने गए नेता नहीं है और कार्यवाहक के रूप में कमान संभाले हुए हैं। उनका काम व्यवस्था बहाल करना और चुनाव कराना था, लेकिन वे सुधारों की बात कर रहे हैं जिसके लिए उनके पास कोई लोकप्रिय जनादेश नहीं है। वे वर्तमान अराजकता को ठीक करने के बजाय अतीत की कथित गलतियों से ग्रस्त हैं। यूनुस और उनके समर्थक बांग्लादेश के संस्थापकों की विरासत को खत्म करने में व्यस्त हैं और इस प्रक्रिया में वे हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में वे एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उनकी अंतरिम सरकार को चुनाव कराने में 4 साल तक का समय लग सकता है। इस बीच सड़कों पर इस्लामिक कट्टरपंथियों का बोलबाला है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग तस्वीर से बाहर है। 2 अन्य पार्टियां ढाका की सत्ता पर नजर गड़ाए हैं। खालिदा जिया की बीएनपी और जमानत-ए-इस्लामी का है। कभी वे सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन अब सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। चीन जमातियों और बीएनपी की मेजबानी कर रहा है। जमात का इतिहास गादगार है और उसकी राजनीति चरमपंथी है, लेकिन चीन को परवाह नहीं है। बीएनपी उसकी पुरानी दोस्त है। जब बीएनपी ने बांग्लादेश पर शासन किया, चीन को फायदा हुआ। उन्हें सैन्य सौदे और निवेश के अवसर मिले और ढाका ने भारत को दूर रखा। भारत ने भी बीएनपी के संपर्क किया, लेकिन जमात से बात करना मुश्किल होगा। यह कट्टरपंथी और भारत विदेशी संगठन है। नई दिल्ली के पास सीमित विकल्प है। वे बहुत आशाजनक नहीं है। दूसरी तरफ यूनुस का रवैया स्थिति को बद से बदतर कर रहा है। समस्या को स्वीकार करने के बजाय वे भारतीय मीडिया को दोषी ठहरा रहे हैं। बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में भारतीय समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है और कहा गया है कि कवरेज भड़काऊ है। बुधवार को यूनुस ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें शेख हसीना की अवामी लीग को छोड़कर सभी दल थे। उन्होंने बांग्लादेश पर सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित करने के भारत के प्रयासों और उसके आर्थिक उत्पीड़न की निंदा की। साथ ही बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के भारत के प्रयासों को भी निंदा की। ये बहुत कठोर और बेबुनियादी आरोप हैं। वे किस हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं? भारत ने अंतरिम सरकार के गठन की
कभी आलोचना नहीं की, भले वह असंवैधानिक था। न ही भारत ने शेख हसीना और उनके सहयोगियों पर कानूनी हमलों पर सवाल उठाया। भारत ने केवल तभी टिप्पणी की जब हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमला हुआ। समस्या यह है कि अंतरिम सरकार अपनी स्थिति को लेकर असुरक्षित है, इसलिए उसे भारतीय हस्तक्षेप का डर सता रहा है। यूनूस के मंत्रियों का कहना है कि भारत को अगस्त में हुए बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। यह अजीब है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रूप से यूनूस को बधाई दी थी। भारत बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति का सम्मान करता है, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से एक ऐसा सम्मान हमारे लिए नहीं दिखा। इसलिए भारतीय जनमत बदल गया। जब हिंदुओं पर भीड़ द्वारा हमला किया गया, मंदिरों में तोड़फाड़ की गई, भारतीय ध्वज का अपमान किया गया, तभी भारत मुखर हुआ। 4 महीने चुप रहने के बाद अब हसीना भी बोल रही हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने अपने समर्थकों को वर्चुअली संबोधित किया और कहा कि उनके परिवार को मारने की साजिश की जा रही थी। उन्होंने यूनूस पर नरसंहार का आरोप लगाया। भारत सरकार पर दबाव है, हिंदू समूह रैलियां कर रहे हैं, विपक्षी दल सवाल पूछ रहे हैं, व्यापार समूह निर्यात रोक रहे हैं। नई दिल्ली में अब तक संयम दिखाया है। भारत परस्पर रिश्ते को बचाने के लिए एक और प्रयास कर रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री अगले सप्ताह ढाका जा सकते हैं, लेकिन ये यात्रा तभी बरकरार होगी जब यूनूस अपनी आंखों से पूर्वाग्रहों का चश्मा उतारेंगे। साइबर सेंध जनसत्ता। साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के बीच मोबाइल फोन का उपयोग करने वालों के लिए जोखिम लगातार बढ़ रहा है। एक और लोगों के डेटा निरंतर चुराने की खबरें आती हैं। वहीं अब मोबाइल में बेतहाशा सेंधमारी होने लगी है। इसका अर्थ है कि लोगों की निजता खतरे में है। बैंकिंग लेनदेन से लेकर उनकी तमाम गतिविधियों पर नजर है। मोबाइल उपयोगकर्ता की सभी जानकारियां पलक झपकते सेंधमारों तक पहुंच जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। फिलहाल तो इस खबर ने चिंता बढ़ा दी है कि हमारे यहाँ मोबाइल फोन में सर्वाधिक सेंधमारी हो रही है। जेड स्केलर थ्रेट लैब्स 2024 मोबाइल आईओटी एंड ओटी थ्रेट रपट को गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसके मुताबिक दुनिया भर में हुई सेंधमारी के क्रम में भारत में सबसे अधिक 28% हमले हुए। मोबाइल उपयोग करने वालों के लिए यह खतरे की घंटी है, तो दूरसंचार कंपनियों और मोबाइल निर्माताओं के लिए चेतावनी भी। उन्हें बढ़ते साइबर खतरों के बीच अब सुरक्षा उपाय के लिए नए कदम उठाने होंगे। अंतरजाल की दुनिया में आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जरा सी लापरवाही मुसीबत में डाल देती है। इसे गंभीरता से लेने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आज के दौर में भी सभी गतिविधियां मोबाइल और लैपटॉप अथवा कंप्यूटर में केंद्रित हो गई हैं। लोग अपने से संबंधित कई संवेदनशील जानकारियां मोबाइल में रखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक बैंकिंग वेबसाइट की हुबहू नकल वाली वेबसाइट तैयार कर ग्राहकों को भ्रमित किया जाता है। किसी अनजाने लिंक पर पहुंचते ही साजिशों की घेराबंदी शुरू हो जाती है। मोबाइल स्पाईवेयर से भी सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि ये उपभोक्ताओं की निजी जानकारियां गुप्त तरीके से चुरा लेता है। सबसे बड़ा खतरा वित्तीय धोखाधड़ी का आया। जब पूरी बैंकिंग मोबाइल में सिमट गई है तो ऐसे में यह सेंधमारी किसी को कभी भी संकट में डाल सकती है। कई बार लोग कुछ ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। ताजा रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि कोई 200 से अधिक ऐप सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक हैं। ऐसे में लोगों की सजगता ही सुरक्षा की दीवार साबित हो सकती है, मगर सरकार को भी एक ठोस तंत्र बनाने की जरूरत है। वैश्विक ऊर्जा में भारत के लक्ष्य। कुमार सिद्धार्थ। हाल ही में जारी विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण 2024 रिपोर्ट वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों, ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियां और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में किए गए प्रयासों पर केंद्रित है। यह रिपोर्ट ऊर्जा क्षेत्र में आने वाली अनिश्चितताओं और उनके समाधान के लिए नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करती है। इसमें भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे से मद्देनजर इस रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि यदि वर्तमान नीतियों को मजबूत नहीं किया गया तो वैश्विक तापमान इस सदी के अंत तक 2.4 सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यह वृद्धि न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक होगा बल्कि मानव समाज और आर्थिक गतिविधियों पर भी गंभीर प्रभाव डालेगी। भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना तथा ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटर जैसे प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है। जाहिर है ये भारत का बड़ा लक्ष्य है।
पिछले कुछ वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में हुई प्रगति ने ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक नई क्रांति ला दी है। वर्ष 2023 में 560 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई, जो दर्शाता है कि विश्व ऊर्जा के प्रति तेजी से अग्रसर हो रहा है। भारत ने भी इस दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय और मिशन के तहत और सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने, हरित हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार करने और पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। उज्ज्वला योजना जैसी नीतियों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुछ स्वच्छ ऊर्जा सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। भारत की ऊर्जा नीति का एक अहम पहलू कोयले का उपयोग है, जो अभी भी ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2030 तक 60 गीगावाट कोयले की क्षमता जोड़ी जाएगी, जिससे कोयले से बिजली उत्पादन में 15% की वृद्धि होगी। हालांकि भारत ने सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को तेजी से बढ़ावा दिया है। वर्ष 2035 तक देश की बिजली उत्पादन क्षमता 3 गुना हो जाने की संभावना है, जिसे प्रमुख योगदान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का होगा। एक रपट नीति निर्माताओं, उद्योग जगत और अन्य हितधारकों के लिए एक दिशा प्रदान करती है, ताकि स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध ऊर्जा भविष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाया जा सके। भारत अपनी मजबूत ऊर्जा नीतियों और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ न केवल एक ऊर्जा महाशक्ति बनाने की ओर अग्रसर है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि के लिए एक मिसाल स्थापित कर रहा है। आने वाले दशक में भारत की ऊर्जा नीति और योजनाएं इस विशाल देश के भविष्य को न केवल उज्जवल बनाएंगी, बल्कि दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगी। क्या वाकई अच्छे हैं 3 बच्चे? राष्ट्रीय सहारा। प्रोपराइटर लल्लन प्रसाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने 3 बच्चे समाज के लिए अच्छे की बात कही है, बहस का भारी मुद्दा बन गया है। इसके पहले आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी इस तरह का प्रस्ताव किया था। भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। दुनिया की 2.4% भूमि पर 17.5% आबादी रहती है। देश जब आजाद हुआ था, तब कुल आबादी 36 करोड़ थी, अब 144 करोड़ है। अब तेजी से आबादी में जो वृद्धि हुई, उसने भारत को चीन से भी आगे कर दिया है। प्राकृतिक संसाधन सीमित होते हैं, जो अब 75 वर्षों के बाद पहले से और कम हो चुके हैं। यद्यपि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है और उद्योगों का उत्पादन बढ़ा है, रोजगार के अवसर भी पहले से अधिक है, किंतु आबादी 4 गुना हो चुकी है। इसमें बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी विकास दर 49% कम हुई है, जबकि अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी 14% बढ़ी है। कुल आबादी बढ़ी है, किंतु प्रजनन दर में गिरावट आई है, जो 2.1% से नीचे जा चुकी है, जिसे आबादी की निरंतरता के लिए सुरक्षित सीमा कहा जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला राष्ट्र भी बन गया है। देश के कई जिले जो 3-4 दशकों पहले ही हिंदू बहुल थे, विशेषकर उत्तर पूर्व के, अब मुस्लिम बहुल हो गए हैं। शिक्षा से अभी भी करोड़ों बच्चे वंचित हैं। बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। बाल मृत्यु दर भी भारत में विकसित देशों की अपेक्षा कहीं अधिक है। खाद्य पदार्थों और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि, बच्चों की संख्या, मकान किराया, बिजली पानी, यातायात आदि के बढ़ते खर्चों से आम आदमी परस्त है। देश में आर्थिक असमानता भी बढ़ी है। कुछ औद्योगिकरणों और बड़ी कंपनियों के हाथों में देश की संपत्ति का बड़ा हिस्सा संचित है। आर्थिक विकास के साथ आम आदमी की आमदनी में वृद्धि हुई है, किंतु उतनी नहीं जो इतनी बड़ी आबादी को खुशहाली दे सके। ऐसे में आबादी बढ़ाने की बात जब की जाती है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है, किंतु आबादी दर में गिरावट चिंता का विषय तो है। सामाजिक असंतुलन और तनाव के अतिरिक्त इसका एक दुष्प्रभाव भी है। बच्चों और युवकों की आबादी में गिरावट और बूढ़ों की आबादी में वृद्धि, जो स्थिति अधिकांश विकसित देशों में देखी जा रही है। यूरोप की आबादी आज लगभग उतनी ही है जो दूसरे विश्व युद्ध के पहले थी। जन्म दर में भारी गिरावट के कारण आबादी नहीं के बराबर बढ़ी है। यूरोपीय देशों में श्रम की कमी के कारण शरणार्थियों को बसने की होड़ लगी, किंतु उसका घातक परिणाम उन्हें अब भोगना पड़ रहा है। जापान, दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों में तो यह संकट की स्थिति पैदा कर चुकी है। वहाँ सरकारें अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन दे रही हैं, करों में छूट दी जा रही है, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों के लालन पालन का खर्च, गर्भवती महिलाओं के लिए सवेतन
आदि सुविधा दी जा रही है। मोहन भागवत का बयान पूरे भारतीय समाज के लिए है। सभी संप्रदाय के लोगों को मिलकर और नेताओं को सौहार्दपूर्ण वातावरण में देश हित में समस्या का हल निकालने चाहिए। न्यायिक चुनौतियों का लगता अंबार, हिंदुस्तान। हरवंश दीक्षित। अदालतें आम आदमी की अंतिम आस होती हैं और इस आस को कायम रखने की चुनौती भी उतनी ही बड़ी होती है। मौजूदा समय में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मथुरा, काशी, संभल, अजमेर तथा इस तरह के तमाम दूसरे भावनात्मक, धार्मिक व राजनीतिक जटिलताओं वाले विवाद हमारी अदालतों की साख के लिए नित नई चुनौतियां पेश करने लगे हैं। अदालतों की टिप्पणियों का गहरा अर्थ होना चाहिए क्योंकि लोग उनकी ओर कान किए रहते हैं। अदालती टिप्पणियों को समाज में नजीर की तरह पेश किया जाता है। गिनाने के लिए बहुत सी टिप्पणियां हैं जिनका मुकदमे के गुण दोष से कोई संबंध नहीं है। जरूर सोचना चाहिए कि क्या इस तरह की टिप्पणियों से साख पर नकारात्मक असर नहीं पड़ता। अब न्यायपालिका के सामने पहले से कहीं अधिक जटिल हालात हैं। हमारी सांप्रदायिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जटिलताओं के चलते हमें दूसरे देशों से ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः संविधान अब अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के साथ ही उसे और मजबूत करने के लिए दुनिया के न्यायिक घटनाक्रमों को सबक लेने की जरूरत है। धन्यवाद।